एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 दैट इज बैंकिंग। इसमें हम कमर्शियल बैंक के बारे में भी पढ़ेंगे और सेंट्रल बैंक के बारे में भी पढ़ेंगे। तो करते हैं फटाफट चैप्टर को स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि कमर्शियल बैंक होता क्या है। तो कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है जहां पर डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट किया जाता है और लेंडिंग की जाती है। मतलब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो डिपॉजिट्स को लेते भी हैं और उधार देते भी हैं। कमर्शियल बैंक्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक्सिस बैंक हो गया, एसबीआई, इंडियन ओवरसीज, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, कोटक, आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल, एचडीएफसी एंड सो ऑन। तो ये सारे क्या हैं? कमर्शियल बैंक्स। जितने भी बैंक्स हम डेली देखते हैं डेली लाइफ में, वो सारे क्या हैं? कमर्शियल बैंक्स हैं। अब कमर्शियल बैंक्स का मीनिंग जान लिया, उसके कुछ फंक्शंस जानते हैं कि आखिर कमर्शियल बैंक क्या क्या काम करती है। तो कमर्शियल बैंक के फंक्शंस दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। प्राइमरी में हमारे वो मेन वाला फंक्शन आ जाता है जो कि कमर्शियल बैंक परफॉर्म करती है। तो सबसे पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। कमर्शियल बैंक जितने भी डिपॉजिट्स करती है जनरल पब्लिक, उसको क्या करती है? एक्सेप्ट करती है। सबसे पहला है हमारा करंट डिपॉजिट। करंट डिपॉजिट हमारा वो डिपॉजिट होता है जो कि किसका होता है? बिजनेसमैन्स का। इनके करंट अकाउंट्स होते हैं जिसमें पैसे का लेन देन और ट्रांजैक्शन काफ़ी ज़्यादा बार होता है। इसमें ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं होती और इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। दूसरा होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसे हम एफडी के नाम से भी जानते हैं। तो फिक्स्ड डिपॉजिट में होता क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट में एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए हम अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। इसके बदले हमें उस फिक्स टाइम पीरियड के ख़त्म होने के बाद जो हमने अमाउंट उसमें डिपॉजिट किया होता है वो इंटरेस्ट के साथ मिलता है, ठीक है। फिर आता है सेविंग्स डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट हमारा बेसिकली सेविंग अकाउंट में होता है जिसमें हम नॉर्मली पीपल्स, मान लो जिसका कोई बिजनेस नहीं है, नॉर्मल है, करंट अकाउंट नहीं है, सेविंग अकाउंट है, तो हम क्या करते हैं? हम अपनी सेविंग्स को अपने बैंक में डाल देते हैं। उसके बदले हमें क्या मिलता है? उसके बदले भी हमें कुछ ना कुछ % ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। सेकेंड काम क्या है अब कमर्शियल बैंक्स का? एडवांसिंग लोन्स, यानी लोन्स प्रोवाइड करना, उधार देना। कैश क्रेडिट, इसमें क्या होता है? अपनी करंट एसेट्स जो होते हैं ना, उनको गिरवी रखते हैं ताकि हम लोन ले सके। करंट एसेट्स में हम शेयर्स गिरवी रख सकते हैं, बॉन्ड्स गिरवी रख सकते हैं, स्टॉक्स को गिरवी रख सकते हैं। तो जब भी हम अपने करंट एसेट को गिरवी रख के कोई लोन लेते हैं, दैट इज कैश क्रेडिट। डिमांड लोन, डिमांड लोन वो लोन होता है जो कि बैंक दे तो देती है बट उसका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है, ठीक है। ये एक तरीके का शॉर्ट टर्म लोन होता है जिसे बैंक कभी भी रिकॉल कर सकती है, यानी बैंक कभी भी वो पैसे दोबारा मांग सकती है। थर्ड है शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स वो होते हैं जो कि हम बहुत कम टाइम के लिए लेते हैं, लाइक किसी बिजनेस के लिए लोन लेना है या पर्सनल लोन लेना है, तो ये सारे किस में आते हैं? शॉर्ट टर्म लोन्स में आते हैं। अब हम देखेंगे सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज में होता ऐसा है कि आपके अकाउंट में जितने पैसे होते हैं ना, उससे ज़्यादा आप विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक क्रेडिट सर्विस होती है और इस क्रेडिट सर्विस में बैंक ने कुछ ना कुछ लिमिट सेट कर रखी होती है कि आप इतने ही पैसे का एक्स्ट्रा विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होता ऐसा है
कि एक तो बायर होता है और एक सेलर होता है, ठीक है। अब सेलर ने बायर को अपनी कंपनी से सामान सेल कर दिया, लेकिन बायर ने इसके बदले उसे कोई पेमेंट नहीं की है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनेगा। सेलर क्या करेगा, एक बिल तो दे देगा बायर को और दूसरा दे देगा बैंक को। इससे होगा क्या, बैंक सारी पेमेंट कर देगी किसको, सेलर को, और जो बायर था अब उसे किसे पेमेंट करनी है, बैंक को। तो इसे हम कहते हैं डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। एजेंसी फंक्शन, इसमें होता ऐसा है कि जो बैंक है ना, वो एक सपोर्टिव सर्विस प्रोवाइड कर रही है, किसे, कस्टमर्स को। मतलब कस्टमर्स के बिहाफ पे बैंक जब एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है, वो सब किस में आता है, एजेंसी फंक्शन में। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ट्रांसफरिंग फंड्स। फंड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए कौन काम करता है, बैंक काम करती है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, तो ये सब किस में आता है, एजेंसी फंक्शन में। फोर्थ है जनरल यूटिलिटी। जनरल यूटिलिटी में हमारे सारे ही लॉकर्स आ जाते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट, ट्रैवलर्स चेक, अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज़, ये सब किस में आ जाता है, जनरल यूटिलिटी में। यहाँ तक तो हमने समझ लिए सारे फंक्शंस किसके, कमर्शियल बैंक के। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मनी मल्टीप्लायर। इसको हम डेफिनेशन से नहीं समझेंगे, इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल से, ठीक है। तो मान लेते हैं एक पर्सन है ए, ये है बैंक, और ये है पर्सन बी। अब होगा क्या, ए गया बैंक में, उसने 1000 रुपये क्या करे, डिपॉजिट कर दिए उसने अपने 1000 रुपये बैंक में। अब हुआ क्या, बी बैंक के पास आया, उसने कहा कि मुझे चाहिए लोन, ठीक है। तो अब बैंक क्या करेगी, आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग वो कुछ पैसे तो रिजर्व में डाल देगी। मान लेते हैं 10% का रेट है, ठीक है। तो वो 1000 रुपये का 10% तो डाल देगी कहाँ, रिजर्व में, और बाकी के पैसे का क्या करेगी, लोन दे देगी, ठीक है। अब उसने लोन दिया, उसी पैसे से अब क्या होगा, जिसने लोन लिया वो भी कहीं डिपॉजिट करेगा, है ना, कहीं डिपॉजिट करेगा या कहीं भी यूज़ करेगा। लाइक अगर वो कुछ खरीद रहा है, कुछ कर रहा है, तो जहाँ भी वो पैसे देगा वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट तो होगा। तो बैंक के पास वो पैसे दोबारा आ गए। अब बैंक क्या करेगी, उसमें से भी कुछ परसेंट रिजर्व में डाल देगी और फिर किसी ना किसी को वो लोन दे देगी। तो ऐसे क्या होगा, पैसे बढ़ते जाएंगे। अब देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन को। द रेट ऑफ चेंज इन मनी सप्लाई ड्यू टू इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट की वजह से मनी सप्लाई में जो चेंज आता है उसे हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर को डिटरमाइन हम किससे करते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो। ये वही रिजर्व रेशियो होता है जो कि बैंक अपने रिजर्व में सेव करती है, वही परसेंटेज होता है। मनी मल्टीप्लायर का एग्जाम्पल, अब अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि 1000 रुपीज़ इनिशियल डिपॉजिट था और LRR क्या था, 10%, तो मनी मल्टीप्लायर कितना आ जाएगा, 10, क्योंकि हमने पढ़ा कि 1 में LRR होता है। LRR 10% था, 10% को हम 0.1 लिख सकते हैं, तो मनी मल्टीप्लायर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 10 अगर मनी मल्टीप्लायर है तो टोटल कितने डिपॉजिट हो जाएगा, 10,000 रुपीज़। यानी बैंक ने तुम्हारे 1000 रुपये से 10,000 रुपये बना लिए, तो ये क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन। तो क्रेडिट क्रिएशन एक प्रोसेस होता है जो कि कमर्शियल बैंक द्वारा होता है, जिसमें होता क्या है कि कमर्शियल बैंक लोन्स क्रिएट करती है, किस फॉर्म में, न्यू डिपॉजिट्स के फॉर्म में।
एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लेते हैं LRR 0.2 है और इनिशियल डिपॉजिट कितना है 1000 रुपीज, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा 5, फिर टोटल क्रेडिट क्या हो जाएगा 5 इंटू इनिशियल डिपॉजिट, कितना आ गया 5000 रुपीज। इसके बाद अगर हम मान लेते हैं LRR 0.5 था और इनिशियल डिपॉजिट अभी भी सेम है 1000, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा 2, टोटल क्रेडिट कितना हो जाएगा 2000 रुपीज। तो इन दोनों से हमें क्या पता चला कि इनिशियल डिपॉजिट तो सेम है, लेकिन जो टोटल क्रेडिट क्रिएशन है ना वो किस पे डिपेंड करता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर पे। अगर क्रेडिट मल्टीप्लायर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये तो था पूरा क्रेडिट क्रिएशन। अब एक चीज मैं क्लियर कर दूं, तो मनी मल्टीप्लायर एंड क्रेडिट क्रिएशन सेम चीजें नहीं है, दे बोथ आर टू डिफरेंट टॉपिक्स। तो इस चीज में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना। यहां तक तो हमने पढ़ा कमर्शियल बैंक्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक ना सारे ही कमर्शियल बैंक्स का हेड है। इंडिया का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि RBI के नाम से भी जाना जाता है। तो सेंट्रल बैंक ना अपेक्स बॉडी होती है। अपेक्स का मतलब है सुप्रीम बॉडी, जिसका काम होता है जितने भी मॉनेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं और बैंक रिलेटेड जो भी होता है सब कुछ कंट्रोल करना, उसे कैसे कैसे ऑपरेट करना है, कैसे उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस रखने हैं, क्या क्या डायरेक्शंस रहेंगी, क्या क्या रेशियोज रहेंगे, सब चीज़ कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल बैंक। इंडिया का सेंट्रल बैंक RBI कब स्टेब्लिश हुआ था, अप्रैल 1, 1935 में, अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड इन 1934। ठीक है, अब हम देखते हैं सेंट्रल बैंक्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, आखिर सेंट्रल बैंक क्या क्या काम करती है। तो पहला है करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी का मतलब ये है कि जो सेंट्रल बैंक है ना उसका काम क्या है, करेंसी इशू करना। लेकिन RBI 1 रुपीज नोट और कॉइन्स को इशू नहीं करती है। 1 रुपी नोट और कॉइन्स को इशू करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बैंकर टू द गवर्नमेंट का ये मतलब है कि जो RBI है ना वो सरकार के लिए एज अ बैंकर, एज अ एजेंट और एक फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह काम करती है, इसीलिए हम इसको बैंकर टू द गवर्नमेंट भी कहते हैं। थर्ड है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। जितने सारे कमर्शियल बैंक्स हैं ना उन सभी बैंक्स का एक बैंकर है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक सुपरविजन का काम करता है। जितने भी कमर्शियल बैंक्स है ना उसको सुपरवाइज करने का काम किसका है, सेंट्रल बैंक का, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, बैंकर्स बैंक। फोर्थ है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। सेंट्रल बैंक का एक और फंक्शन होता है कि वो मनी सप्लाई को और क्रेडिट को कंट्रोल करती है ताकि एकदम से महंगाई ना आ जाए और सारी चीजें कंट्रोल में रहे। लास्ट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ये पांचों थे सेंट्रल बैंक के फंक्शंस। इसमें से जो चौथा वाला फंक्शन है ना, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट के अंडर 5 चीजें आती हैं। पहला रेपो रेट, जिसे हम RR भी कह सकते हैं। फिर दूसरा है बैंक रेट। तीसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में OMO भी कहते हैं। चौथा है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट और पांचवा है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है कैश रिजर्व रेशियो, जिसे CRR भी कहते हैं, और एक है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। लास्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब हम सारे ही पॉइंट्स को एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहला रेपो रेट, जिसको हम शॉर्ट में RR कहते हैं।
ये वो रेट होता है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक लोन लेती है सेंट्रल बैंक से अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। दूसरा है बैंक रेट, ये वो रेट होते हैं जिस रेट पे बैंक्स लोन प्रोवाइड करती है। फिर है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में ऐसा होता है कि जो सेंट्रल बैंक होती है ना, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय करती है या सेल करती है, किससे? पब्लिक से या फिर बैंक से। फोर्थ है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, जिसके दो पार्ट्स हैं, CRR दैट इज कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है? ये वो रेशियो होता है जिसमें जो टोटल डिपॉजिट हुआ है ना, उसका कुछ पोर्शन RBI को देना होता है, मतलब उनके पास रिजर्व करके रखना होता है। तो उसको रिजर्व करने के लिए टोटल जो डिपॉजिट हुआ होता है उसमें से जो रेशियो डिसाइडेड होता है वो रेशियो रिजर्व में रख दिया जाता है। नेक्स्ट है SLR। ये मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट होता है जो कि कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है डिफरेंस। किसका डिफरेंस? अमाउंट ऑफ लोन का और मार्केट वैल्यू किसी सिक्योरिटी की जो कि किसने ऑफर करी है? बोरोवर ने अगेंस्ट द लोन। तो उसे हम कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। मीनिंग के बेसिस पे देखें तो सेंट्रल बैंक एक सुप्रीम बॉडी होता है जो कि सारे ही बैंकिंग रिलेटेड और मॉनेटरी स्ट्रक्चर रिलेटेड चीज़ों को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। बट कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका काम होता है डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, लोन देना, इन्वेस्टमेंट करना, और इसका ऑब्जेक्टिव होता है अर्निंग प्रॉफिट्स। अगला बेसिस है स्टेटस। स्टेटस देखा जाए तो सेंट्रल बैंक अपने आप में एक सुप्रीम बॉडी है, पूरे मनी मार्केट में एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है। लेकिन कमर्शियल बैंक एक यूनिट नहीं है। कमर्शियल बैंक पूरे कंट्री में बहुत सारे होते हैं जो कि किसके अंडर आते हैं? सेंट्रल बैंक के। इसके बाद नेक्स्ट बेसिस है ओनरशिप। तो सेंट्रल बैंक यानी RBI की ओनरशिप, और उसको चलाता कौन है? कौन गवर्न करता है? गवर्नमेंट। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट रोल प्ले करती है। लेकिन कमर्शियल बैंक में ओनरशिप प्राइवेट भी हो सकती है और गवर्नमेंट भी हो सकती है। जैसे हम अपने आसपास देखते भी हैं कि हम कई सारे प्राइवेट बैंक्स भी देखते हैं और पब्लिक बैंक्स भी देखते हैं। नेक्स्ट बेसिस है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे देखा जाए तो सेंट्रल बैंक का मोटिव प्रॉफिट वाला नहीं होता है, लेकिन कमर्शियल बैंक का क्या मोटिव होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगला बेसिस है इशू ऑफ करेंसी। तो सेंट्रल बैंक के पास सोल मोनोपोली है कि वो करेंसी को इशू कर सकता है, लेकिन ऐसा कमर्शियल बैंक के पास कोई पावर या कोई राइट नहीं है। नेक्स्ट बेसिस है पब्लिक डीलिंग। पब्लिक डीलिंग देखी जाए तो सेंट्रल बैंक का कोई डायरेक्टली डीलिंग नहीं होता पब्लिक के साथ। सेंट्रल बैंक किसके साथ डील करती है? कमर्शियल बैंक्स के साथ। और कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं? डायरेक्टली डील्स विद पब्लिक। लास्ट बेसिस है नंबर ऑफ बैंक्स। तो नंबर ऑफ बैंक्स देखा जाए तो इंडिया में सेंट्रल बैंक सिर्फ एक है यानी RBI। तो नंबर ऑफ बैंक कितना हुआ? 1। कमर्शियल बैंक का देखा जाए तो इंडिया में बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स हैं, तो ये मल्टीपल नंबर्स हैं इसके। एग्जाम्पल देख ले तो जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक हमारा RBI है, वैसे ही कमर्शियल बैंक्स बहुत सारे हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा एक्सेट्रा। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर की PDF के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें।